यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है ना वर्किंग अंडर रिपेयर। इस रजिस्टर को भी आप गौर से देखिएगा तो इसमें भी लिखा है कि वैक्सीन की गिनती प्रत्येक माह कम से कम एक बार ILR में उपलब्धता के अनुसार किया जाना है। होने से सूचना प्राप्त होती है तो उस सत्र की वैक्सीन को अच्छे से सील कर रख आसानी से समझ में जाइएगा। इसका वैक्सीन का वायल देखिए आप लोग, किस कलर का होता है। टैली सीट को उठाइए, उसको गोल कीजिए और एनएम मीटिंग में जाके बैठिए। इस आराम सिरिंज का हिसाब कैसे दें, ये खाली है। वैक्सीनेट है ना, वैक्सीनेट। फिर जब वैक्सीनेशन होता है, जैसे पेंटा की कितनी खुराक पड़ती है बच्चों को, लगती है 3। तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, उन 5 बीमारियों से इम्यूनाइज हो जाता है। ठीक है, तो I फॉर इम्यूनाइज्ड और P फॉर प्रोटेक्शन। सरकार के द्वारा बिहार में गावी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, 0 डोज, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, तो अभी पायलट के रूप तो हम आशा करते हैं कि आप लोग उस चीज़ को सही तरीके से करेंगे और आगे से किसी भी तरह की त्रुटि नहीं पाई जाएगी। इसी आशा के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और इस 1 दिवसीय कार्यशाला को समाप्त किया जाता है। सब लोग बैठे रहिए। RI से रिलेटेड हमने 2 ही लोगों से लेंगे, इनसे जो पूछिएगा परफेक्ट जवाब और सही जवाब। दूसरी WHO को ये चलाते हैं CIO ऑफिस में। हमारे बीच आज मौजूद हैं मिस्टर संतोष पांडे, PO UNDP से हैं सर। और सर ये जो भी अपना सारण प्रमंडल है और तिरहुत प्रमंडल है, ये जो भी UNDP का है तिरहुत प्रमंडल और सारण प्रमंडल है, ये सबका मंत्री जिला है। ये भी सर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको अपने टॉपिक से अवगत कराएंगे और बताएंगे। मनोज जी, आज के इस 1 दिवसीय कोल्ड चेन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और कोल्ड चेन का काम कोई नया नहीं है, हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इस कार्य को करने को बहुत दिनों से कर रहे हैं। कुछ लोग आज नए भी आए हैं, नए चेहरे हैं जो इस कोल्ड चेन के कार्य को नहीं किया है, पहली बार इस प्रशिक्षण में भाग लिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पिछला ट्रेनिंग कब हुआ था, कौन बताएं? जो पिछला कोल्ड चेन हैंडलर का ट्रेनिंग कब हुआ था? मार्च में हुआ था। मार्च में हुआ था ना। कौन कौन आए थे पिछला बार? और नए कितने लोग हैं? नए लोग हाथ उठा दीजिए सभी लोग एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। ठीक है, और हम लोगों में सीखने की कला है, हम लोग सीख लेते हैं और काम को अच्छा से करते हैं। इसके लिए फिर दोबारा प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इविन किया, कोविन किया और इविन भी कर रहे हैं ना, और बहुत अच्छा से कर रहे हैं। सिवान अच्छे पोजीशन पे है, न ज्यादा ऊपर है न नीचे है, लेकिन मिडिल में हम लोग अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। तो अब जो पिछले साल हम लोगों ने काम किया, पिछले अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो इविन पे काम किए हैं, उसमें किस ब्लॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा, उसको थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। बाकी प्रशिक्षण इसके बाद हम लोग देखेंगे। क्या करना हो रहे हैं, उनका एंट्री तो हमको करना है ना। तो एंट्री करने का सही समय क्या है, कब हम कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? डे बाय डे। तो डे बाय डे में अगर पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का देखिए तो इसमें कितने लोग, 4 लोग फिल्टर हुए हैं जो एक दिन के अंदर करते हैं। उसमें कौन है? आंध्र है, दरौदा है, हुसैनगंज और सिसवन। तो हम चाहेंगे सभी लोग एक बार 4 लोग के लिए ताली बजा दीजिए। मीटिंग होती है तो यही डाटा दिखाया जाता है जिला वाइज। अभी तो हम आप लोग को ब्लॉक वाइज दिखा रहे हैं या जिला वाइज दिखाया जा रहा है।
क्या क्यों होता है ऐसा, कोई बताएंगे? ऐसा क्यों होता है? कोई एक आदमी? कोई पुराने जो पहले का ट्रेनिंग ले चुके हैं उन लोगों में से कोई बताए? कभी कभी दवा का इंतजार करते करते हम लोग को लेट हो जाती है, क्योंकि जब तक हम कागजी काम नहीं कर पाएंगे तब तक हम ऐप पर कैसे जाएंगे सर? मान लेते हैं कि एक कुरियर के सर हमारा दूर है, हम सही थोड़ा सा जो हार्ड टू रीच एरिया में है वो नहीं आ पाता, उसका वेट करते हैं। ये आपका ईवी एंट्री की बात हो रही है ना? हाँ, ईवी एंट्री पर आपका करिएगा ना, एक दिन के अंतर्गत। हाँ, एक दिन के अंतर्गत 24 घंटा वही डाटा तो मेन को हम जो नहीं पाते हैं सर ना। सेम डे जैसे रिपोर्ट आया, रिपोर्ट का आने करते सेम डे कर देते हैं, बाकी सेम डे लोग नहीं कर पाते। चलिए अब इसको क्लियर, अगले दिन अगर आप 10 बजे तक एंट्री कर देते हैं तो सेम डे में। अभी हम लोग के बीच हम लोग के एसएमसी सर आ गए हुए हैं, इनका भी स्वागत है। तो अगले दिन अगर आप 10 बजे तक एंट्री कर लेते हैं तो सेम डे में ही काउंट होता है। अगर 12 बजे के बाद करते हैं तो दूसरे दिन में ले लेता है, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश कीजिए कि अगले दिन, जैसे मान लीजिए शुक्रवार को टीकाकरण, तो शनिवार को कम से कम हम 10 बजे तक कर ले। ऐसा कोई कुरियर थोड़ा कि अगला दिन आता है, कुरियर तो सेम डे आ जाता है, शाम तक आता होगा 6 बजे तक, 7 बजे तक। 7 बजे से लेट तो कोई नहीं आएगा, कैसे? तो अगर 7 बजे तक आपका वैक्सीन करियर आ गया तो रिपोर्ट अगले दिन सुबह जाइए, रिपोर्ट बनाइए और एंट्री कर लीजिए। हर मंथ में जब 1 महीने का लेते हैं तो ये एवरेज आता है कि आप कितना दिन एवरेज कर रहे हैं। तो आप लोग इसको दूर कीजिए। अगला दिन टीकाकरण के अगले दिन आप लोग एंट्री करना सुनिश्चित करें। हो जाएगा तो हो जाएगा, एक दिन बाद तो हो ही जाता है। नहीं तो कौन बताएंगे? कोई एक आदमी बताइए। विकास जी, स्टॉक एडिट कब करते हैं? जब स्टॉक इवेंट पे या स्टॉक से मैच नहीं करते, मिसमैच होता है, मिसमैच होता है तो ठीक है। मिसमैच होता है या बैच थोड़ा सा इधर उधर अगर जिला से हो जाता है उसको कंडीशन करते हैं। हम देखेंगे और इससे ईवी से हम एंट्री मिलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। टाइम स्टॉक काउंट सिलेक्ट कर ले रहे हैं। दूसरा चीज, सिरिंज में एक और बात बता दे, सिरिंज आप लोग ऐसे फील्ड में दे रहे हैं, एनएम को 200 250 और उसका हिसाब नहीं ले रहे हैं ना, तो अब सारा डाटा आपको ईवीआईएन से, चाहे सिरिंज हो या वैक्सीन हो, सब कुछ हम लोग को स्टेट के द्वारा ईवीआईएन पे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार मिल रहे हैं। तो अगर इस डाटा को आप सही नहीं रखिएगा तो हम लोग को जिला का जो आवंटन होगा उसके आधार पे होगा। एक्चुअल में मान लीजिए फील्ड में नहीं है और आपके ईवीआईएन पे अगर स्टॉक दिखा रहा है तो उतना स्टॉक हटा करके बाकी स्टॉक जो हमारा एक्चुअल स्टॉक चाहिए हमको, जो हमारा मंथली रिक्वायरमेंट है, उसमें से अवेलेबल स्टॉक को हटा दिया जाता है। तो अगर एक बात बताइए कि अगर हमारे पास एक्चुअल में 10,000 है और हमारे ईवीआईएन पे 50,000 दिखा रहा था, हमको अगला आवंटन कितना मिलेगा? 50,000 कम में ना मिलेगा, 40,000 तो कम मिलेगा। तो अगर इस डाटा को आप अपडेट नहीं रखिएगा तो जिला को आवंटन कम होगा, और जिला का आवंटन कम होगा तो परेशानी किसको होगी? अभी देखिए सिरिंज की कमी है ना, तो सिरिंज का डाटा अगर अपडेट नहीं रखिएगा तो यही स्थिति होगी। रोटा का डाटा अपडेट नहीं रखिएगा तो यही स्थिति होगी। उसको रखिए। अगर जिपर लॉकर जिप रखने के बाद भी अगर वो लॉक नहीं रहेगा तो भी उसमें पानी चला जाएगा और खराब होगा। तो अगर वो जिपर पुराना हो गया, खराब हो गया, नहीं लग रहा है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो सबसे पहले कि आपके यहाँ से जब वैक्सीन जा रहा है, अगर वहीं से सही से नहीं जाएगा तो वो तो खराब होगा ही। फील्ड में जाएगा, वहां यूज होगा, फिर वापस रखाएगा, फिर वो यहाँ तक आएगा, वो आते आते पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने लॉजिस्टिक को कंप्लीट रखिए, अपने लॉजिस्टिक का जो स्टॉक है वो सही से रखिए, और एक एक को इंश्योर करिए कि जितने भी वैक्सीन कैरियर में जो वैक्सीन जा रहा है वो अलग अलग जिपर में रख करके और अच्छे से लॉक करके तब रखा जाए, ठीक है। दूसरा, आइस पैक। आइस पैक जो है कैसा होना चाहिए? तो सेमी फ्रोजन नहीं, हल्का पिघला हुआ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हार्ड फ्रोजन होना चाहिए। तो वो देखिए कि आपका अच्छे से फ्रोजन है कि नहीं, ठीक है ना।
तो वैक्सीन का बड़ा वाला जो फ्रिज फ्री है, ठीक है, अगर वो यूज कीजिएगा, उसको यूज करिएगा तो उसमें वैक्सीन का रैपर गीला नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब जो गीला होकर रैपर खराब हो जाता है वैक्सीन का भाई का, वो उस बॉक्स में नहीं होना। तो इसलिए आप सब हिदायत है माइक कि नया वाला वैक्सीन ऑफ कैरियर आप लोग यूज करें। उसमें से धीरे धीरे पानी जो है ना, जब वो गिरता है ऐसे रखा जाता है तो धीरे धीरे निकल जाता है। तो क्या होगा कि उसका अगर वाटर उसमें लेवल जो है वो कम रहेगा, बैठिए, अगर वो लेवल कम हो जाएगा और फिर वो फील्ड से आया वापस, फिर उसको रख दिया आप डिफ्रीजर में, फिर से जम गया, तो जमा जितना पानी था उतना ही ना जमेगा, उसका तो जम नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो जो आधा था जमेगा और उसका फिर तुरंत पिघलेगा। तो आधा रहेगा तो जल्दी जी उसका टेम्परेचर जो है जैसे प्लस में आएगा तो पिघल के तुरंत पानी बन जाएगा। तो पहले आप एक बार मतलब महीने में कम से कम एक बार आपको ये सब चीज देखना चाहिए। आपको एक डेट फिक्स कर लीजिए कि महीने में एक दिन आप किसी को लीजिए, अपना जो भी वहाँ 100 है स्टाफ उनको, और सारे आइस पैक को चेक कर लीजिए। या फील्ड से जब आता है, जब फील्ड से वापस फ्रीजर में रखते हैं ना उसको निकाल के, उस वक्त चेक कर ले कि अगर किसी का लेवल कम है उसमें वाटर वापस फिल कर दिया जाए, तब उसको फ्रीजर में डाला जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका आइस पैक का जो क्वालिटी है वो जमने के बाद से वो मेंटेन रहेगा, जिससे कम करेगा। नहीं तो आधा रहेगा तो उसके बाद पिघल ही जाएगा। ये छोटा छोटा चीज है जिसको आप अगर ध्यान देंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। आइस पैक को बॉक्स में डालने के बाद जितना वैक्सीन हम दे रहे हैं उसको अलग अलग जिपर में दीजिए। जिपर को देखिए ठीक से लॉक हो रहा है कि नहीं रखने के बाद। अगर इतना मेंटेन करके आप देंगे तो फिर वो कभी भी रैपर खराब नहीं होगा, कभी उसका जो वैक्सीन है वो यूजेबल कंडीशन में रहेगा। नहीं तो रैपर खराब होगा, रैपर निकल जाएगा, फिर वो यूजेबल नहीं रहेगा। कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा वैक्सीन है, कब एक्सपायरी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कब खुला था कब नहीं खुला था। ठीक है ना, गुठनी में नहीं है, हो सकता है कि सभी जगह हो, लेकिन गुठनी में हमको मिला नहीं। देखिए बता रहे हैं, वो जो बुक मिला था हमको याद है 17 या 18 में आया था सर। हाँ। लेकिन वो बुक अभी भरा नहीं होगा, हमको लग रहा है मुश्किल से अभी तक अगर यूज किए होंगे तो 4 से 5 पेज यूज होगा, उससे इससे ज्यादा मोटा बुक था वो। हाँ। तो उस बुक को आप खुलवाइए, अगर आपके पास नहीं है तो हम और किसी प्रखंड में देखते हैं या जिला में देखते हैं होगा तो आपको मुहैया करा दिया जाएगा। जितना भी मिला हुआ है, लॉगर मिला है, लगा हुआ है, सिम मिला हुआ है, आपके पास मोबाइल मिला हुआ है, स्टेबलाइजर है, सारा रिकॉर्ड उसमें अपडेट करना है। हाँ। और ये 2017-18 में ही मिला था। तो सभी लोग अपने अपने यहाँ खोज लीजिए। हमने देखा है जब खोजवाया जाता है वहां पे तो पता चला सर नया ये देखिए है, अभी तक हमें पता नहीं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि कैसे भरना है क्या भरना है तो वो मनोज जी को आप फोन करके पूछ लीजिएगा। लेकिन वो रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि उसमें जितनी भी मशीनें आती जाएंगी वो उसमें अपडेट होता रहेगा। इतना कम है और बहुत कुछ चर्चा करना है, तो समस्या पर लास्ट में सर हैं, अभी सीएस सर भी आएंगे तो आप लोग उस समय उस समस्या को रखिएगा। अभी फिलहाल हम लोग कुछ बातें कर लें, जो मुख्य बिंदु पे बात करना है जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सुन के बोल हो जाएगा आप लोग, इसलिए हम थोड़ा सा शब्द जो है अपना पहला चीज जो है रिक्वेस्ट करेंगे या इंस्ट्रक्शन समझिए, जो है वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 50% ब्लॉक में पोर्शन हैंडलर के द्वारा नहीं किया। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा ब्लॉक में कोल्ड चेन हैंडलर के द्वारा नहीं किया जाता है और सारी त्रुटियां वहीं से शुरू हो जाती है। 100% हमने कहा ना 50% ब्लॉक। अब कहिएगा तो हम ब्लॉक का नाम बताने लगेंगे कौन कौन ब्लॉक में ऐसा होता है। तो प्लीज जो भी कोल्ड चेन हैंडलर हो वो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करे, स्वयं उपस्थित होकर। ठीक है, 2 आदमी हैं कोल्ड चेन हैंडलर में, तो एक वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करे, एक वैक्सीन को रिसीव करे। डिस्ट्रीब्यूशन के समय तो आप 15 मिनट आधा घंटा प्रेजेंट भी हो जाते हैं, रिसीविंग के समय तो आपकी उपस्थिति होती ही नहीं। अधिकांश ब्लॉक में रिसीविंग के समय वही एक फास्ट जो कुरियर है वह आया, अपने से अपना भी रख दिया और सबका भी रख दिया। हम गलत कह रहे हैं तो बताइए। नहीं सही है, सही है ना? तो कौन एक्सपायर है, कौन जो है जिसका जो है
BBM खराब हो गया है, ये सब कैसे बाइफरकेट कैसे करेंगे, पार्शियल वाल्व को, एम्प्टी वाल्व को, है ना, फुल वाल्व को, क्योंकि ट्रेनिंग तो आप लोग ले रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन तो आप लोग को मिल रहा है ना, कुरियर को तो नहीं मिल रहा है ना। लेकिन हम लोग 80% काम लेते आते आज आपको ट्रेनिंग में लेकिन 80% काम जो है हम लोग उसी से ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर टैली सीट को देखा जाए, जो फील्ड में NM भरती हैं, दवा तो चढ़ा देती है, वो कैसे चढ़ाती है हम लोग जान रहे हैं, पीछे से देख के भी चढ़ा देती है, करंट भी चढ़ा देती है। लेकिन एक चीज जो है, आप लोग कैसे अपडेट करते हैं, NM तो चढ़ाते ही नहीं है, हम लोग जाके चढ़वाते हैं, तो फिर अपडेट कैसे करते हैं आप? अपने से कर देते हैं। उन टैली सीट को उठाइए, उसको गोल कीजिए और NM मीटिंग में जाके बैठिए कि सर हम सिरिंज का हिसाब कैसे दें, ये खाली है। हम गलत कह रहे हैं? ये होता है ना, आप लोग अपने से कहते चलो हम चढ़ा देते हैं, जोड़ के चढ़ा दें, जैसे करते हो कर लेते हैं, लेकिन कब तक कीजिएगा? उनकी आदत तो बिगड़ रही है और बढ़ावा आप दे रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ऑफिस की तरफ कहा जाता है सर कि ये सब छोटी मोटी गलती है, इस पर ध्यान ना दीजिए। ये छोटी गलती नहीं है, जब सरकार छोटी मोटी गलती है ध्यान मत दीजिए, तो इतना जान लीजिए सर इसमें समस्या नहीं। सुनिए रुकिए हम बता रहे हैं, जो मॉनिटर है सुनिए। अगर ये छोटी मोटी गलती है तो आगे से अगर ईवी एंट्री पे हमको अगर लगेगा कि सिरिंज है तो हम आपको सिरिंज नहीं देंगे। हाँ, दिक्कत हो जाएगी सर, दिक्कत हो जाएगी तो आप समझिए, आप अपने दिल से खरीद लीजिएगा। अगर हमको दिखता है पोर्टल पे कि सिरिंज है आपके पास स्टॉक में, तो हम आपको नहीं देंगे। अब उस चीज़ को आप अपने जेब से भरिए या कहाँ से भरिए आप समझिए, इसको छोटा मोटा गलती मत करिए। अब आप NM से हिसाब लीजिए, ये आपका ड्यूटी है। टैली शीट में जो कमियां हैं उसको सर्किल बना दीजिए, ठीक है। और अपने प्रभारी साहब को, आप लोग रहते ही नहीं है रिसीविंग के टाइम में, शाम में तो आपको मिलता नहीं है। टैली शीट आया, वो कुरियर रख के चला गया, फाइल में लगा दिया या टेबल पर रख दिया, ड्रॉल में रख दिया, आप लोग भी खुश हो गए, यहाँ काम तो मेरा हो गया, घर पर बैठे हैं, तो कहाँ से हिसाब लीजिएगा? शाम में रहिए आप 4 बजे। चलिए, उसका सीधा सा रास्ता है कि हम, वो छोटी गलती नहीं है, सरकार जिसका डिजिटल हिसाब ले रही है आपसे, ईविन पे हिसाब ले रही है ना आपसे, जी। अलॉट भी उसी के अनुसार कर रही है जी सर। तो वो छोटा सा गलती नहीं रह गया। जो चीज, जो कार्य सरकार के संज्ञान में आ गया और ऑनलाइन उसको जो है देख रही है, वो छोटी चीज कैसे होगी? तो आप सभी लोग हंस रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। यही बात है, उससे रिश्ता आपका नहीं बिगड़े, इसलिए ये बात उठाइएगा। नहीं सर, जिस एग्जाम को देते हैं आ रहे, कहीं पे तो दूसरे का भी नाम आ जाता है सर। आप अपने काम में फिक्स रहिए, अपना काम कीजिए, कहिए कि नहीं ये हमको चाहिए, हिसाब तो चाहिए, रिलेशन अलग है, ये काम अलग है, बात खत्म। क्योंकि आगे से तो हम सीरीज नहीं देने वाले, हमसे मांगिएगा सीरीज हम नहीं देंगे। जैसे वैक्सीन के लिए आप लोग कहते हैं, अभी रोटा की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, रोटा का स्थिति क्या, क्यों ऐसा हुआ है, कोई बताएंगे? पिछली बार अपने जिला में किसी आदमी के गलत एंट्री की वजह से उनके स्टॉक ज्यादा दिखा रहा था, तो हम लोग के अपने जिला में 15,000 ज्यादा स्टॉक दिखा दिया, 15,000 ज्यादा स्टॉक दिखा दिया, तो हमको रोटा कम मिला। अब इसका प्रमाण अभी देख लीजिए कि रोटा के लिए सब लोग परेशान है ना, तो हम कहाँ से, सर कहाँ से, जिला कहाँ से देगा, आप ही बताइए। जब स्टेट देगा हमको, जिस आवंटन से देगा उसी हिसाब से ना बांटेंगे आपको। तो हमको अगर मिलता है 25%, तो हम आपको भी देते हैं 25%। तो 25% हमको ना मिले, हमको एक्चुअल अगर 50% की रिक्वायरमेंट है, 50% मिले, इसके लिए आपको डाटा अपडेट रखना पड़ेगा, ठीक है। और सिरिंज अभी समझिए कि शुरुआती दौर में है, अगर इस पर अभी से आप लोग और नहीं किए, ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आज जो रोटा की स्थिति है, कल सिरिंज की वही स्थिति उत्पन्न होगी, और उस समय कोई ब्लॉक भी आपको नहीं देगा, हम लोग कहीं से दूसरे जगह से भी आपको नहीं दिला सकते हैं,
तो सिरिंज आप जैसे देते हैं, लेकिन रिपोर्ट एक्चुअल खर्च दीजिए जरूर उस पर, और उसको खटाइए स्टॉक रजिस्टर में, EVIN में। वो छोटी छोटी चीज है। सर्वे रजिस्टर जो है अपने जिला में 200 रुपए में बिकता है, और हमारा जो सिरिंज है AD सिरिंज है, अगर आप हिसाब न लेंगे तो उसका भी जो है मूल्य लगने लगे। तो एक जो परंपरा है उसको हम तोड़ना चाहते हैं, दूसरा परंपरा उसके समानांतर खड़ा करना नहीं चाहते। इसलिए आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जिस टैली सीट पे सिरिंज का हिसाब ना हो, उन सबको सर्किल करके बैठिए। एक बार क्या, कोई काम अगर आप लोग गलत करते हैं तो हम लोग जाके आपको 5 बार प्रखंड में कहते हैं कि नहीं कहते? तो आप अपने प्रभारी को 5 बार कहिए, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? सर हमको दिक्कत हो रहा, बात खत्म हो गई। इन्हें भी हिसाब नहीं दे रही, हमको दिक्कत। चलिए अब उस टॉपिक को खत्म करते हैं। तीसरा आता है टैली समरी सीट। टैली समरी सीट भी इंपॉर्टेंट है, और उसका भी अद्यतन होना बहुत ही जरूरी है ना। लेकिन हम लोग अद्यतन, बहुत ऐसे ब्लॉक हैं जिनका अपडेट नहीं रहता है ना। बहुत ऐसे ब्लॉक हैं कि अपडेट रहता है लेकिन उसका महत्व वे नहीं समझ पाते हैं। उसका जो है कुल योग अगर जोड़ कर आप रखें तो वैक्सीन कितना खर्च हुआ ये आपको पता चल जाएगा, है ना। और उसका जब कुल योग रखें तो वो अपने BMNE को दे दे कि हमारे वैक्सीन के अनुसार, हमारे टैली सीट के अनुसार जो है BCG का इतना वैक्सीनेशन है, और पेंटा 1 का इतना, MR1 का इतना, MR2 का इतना। क्योंकि अभी तरह तरह के प्रेशर है, DM सर का प्रेशर बढ़ता है, एक दफा डेटा बढ़ जाता है, लेकिन वैक्सीन का खर्च नहीं ना बढ़ता है। तो आप अपनी स्थिति तो मजबूत रखें कि मेरे हिसाब से इतना ही खर्च हुआ है। बाकी लोग यूनियन पे जितना चढ़ाना हो चढ़ा दे, HMIS पे जितना चढ़ाना हो चढ़ा दे, लेकिन ओरिजिनल चीज तो वहीं से निकलेगी ना। तो आप एक एक कॉपी उसका कुल योग करके जमा कर दे BMNE को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच, है ना। ये आपका है कार्य। अद्यतन कर उसका कुल योग करके महीना के प्रथम सप्ताह में जमा कर दे। कितना लोग देते हैं जी? हाथ उठाइए। अपने BMNE को वैक्सीन का खर्च देते हैं? देते हैं ना जी, सभी लोग देते हैं, हाथ उठाइए। समझ नहीं पा रहे, बस इतना ही लोग देता है अपने। बाकी लोग क्यों नहीं देता है जी? बाकी लोग क्यों नहीं देता है खर्च? ये हाथ नहीं उठ रहा है, आगे से प्रियंका है, ये है। तो केवल इसी ग्रुप में डालते हैं आप लोग? CCH ग्रुप में डालते हैं कि BCG है? बैठते तो हाथ उठाओ ना, जो है तो हम देते हैं सर, ग्रुप में आता भी पूरे मंच का। बात समझ में नहीं आ रहा था तुम लोगों को। वही चीज सर बोल रहे हैं कि देखिए सर कितना अच्छा बात बोले हैं कि अभी डाटा प्रेशर के अनुसार डाटा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपका वैक्सीन का तो डाटा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, वह तो एक्चुअल है। अगर आप वहां से एक्चुअल नहीं कीजिएगा तो हम लोग तो पता है ना कि आपको 1 साल में कितना डाटा दिया है, स्टेट को भी पता है कि हमको जिला को कितना मिला है। तो सर वही कह रहे हैं कि आप टैली समरी सीट बना लीजिए, तो टैली समरी सीट से पूरा निकल जाएगा ना कि पेंटा 1 कितना पड़ा, 2 कितना, 3 कितना, तो तीनों पेंटा को जोड़ देंगे और हमारा वैक्सीन कंजप्शन से मिला लेंगे तो कितना हमारा वेस्टेज आ रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि सारे वैक्सीन का मंथ में कितना खर्च है जोड़ लीजिए और टैली समरी सीट से मिला लीजिए। आप लोग मिलाते भी हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे, तो जवाब दीजिए। सर जो पूछ रहे हैं यही चीज सर पूछ रहे हैं, तो सर को बताइए आगे। वो जो है एक पन्ना जो है बना के योग जो है अगर देते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो देना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए चौथा जो अंतिम चीज है वो हम कहना चाहेंगे आपको, और वो अंतिम है आपका टैली सीट। रूटीन इम्यूनाइजेशन का आत्मा है टैली सीट, है ना। वो टैली सीट जहाँ NM गोल लगाती है या कुछ लिखती है, पढ़ती है, ये सब है ना, तो वो नियमित टीकाकरण का वो आत्मा है। उसी से पता चलता है कि नियमित टीकाकरण किस क्षेत्र में कितना पवित्र है और कितना अपवित्र है। ताली भाई। और वो प्रॉपर्टी जो है, वो जागीर जो है, वो जायदाद जो है आपका है, और बहुत सी जानकारियां उसमें नहीं रहती है।
तो 2 CCH इसलिए रखे गए हैं कि समय मिल जाए तो 1 हफ्ता का टैली सीट 1 घंटा के लिए उठाए और कहाँ कहाँ कमी है उसमें गोल लगाए, है ना। अगर वो चीज हमने क्या आपको जो है बैच नंबर दिया उस एनएम को, और उस एनएम ने क्या बैच नंबर चाहिए, मालूम चलता है क्या कि एनएम आंख से देख नहीं पाती है या उसकी आदत है। 4 महीना पहले जो बैच नंबर चढ़ाई थी मुझे बैच नंबर उस टाइम पर चढ़ा, उसका आंख को देखा प्रमाण महाराज खड़ा हो जाए प्रीति आपके यहाँ AFI हुआ था, वो बैच मिला, जो बैच एनएम एंट्री की थी वो बैच आपके पास था। आपको पता है ना भाई आपको कौन बैच मिला है, आपने कौन बैच फील्ड में बांटा, बैठ जाइए, है ना। तो ये सब किसी का बैच मूल्यांकन कर लिए, किसी का VBM मूल्यांकन कर लिए, किसी टैली सीट पर किसी का मैन्युफैक्चर देख लिए, तो ये सभी चीजें अगर देखिएगा ना तो उस आत्मा की पवित्रता जो है बनी रहे, है ना। तो उस टैली सीट का मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। क्या करते हैं मॉनिटर साहब, वो जाते हैं मीटिंग से आधा घंटा पहले और उस टैली सीट को निकालते हैं, उसी में से 4-5 गो गोल लगा के 4 घंटा लंबा जो है मीटिंग में बोल देते हैं। वो तो बोलना तो आपको ना था, उस पे बोलना आपको था। वह डर जो एनएम को मॉनिटर साहब से है वो आपसे हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने काम नहीं किया, आपके काम को उन्होंने लूट लिया। तो बस यही 4 चीज देखिए, है ना। अगर 4 चीजें जो हमने बताई है अगर वो हमारे कोल्ड चेन हैंडलर करने लगे तो सिवान के नियमित टीकाकरण में 4 चांद। अभी हम लोग के बीच और इनके कौन कौन लोग दराज 3 ब्लॉक। सबसे पहले आप लोगों का नमस्कार और DIO सर और सर का भी लोगों का सर वेलकम, जो ये अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म पे हमको दिया है। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं PCI से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ छपरा और सिवान के लिए। अभी सरकार के द्वारा बिहार में गावी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, 0 डोज, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, तो अभी पायलट के रूप में सिवान जिला को चयनित किया गया है, जिसमें से 3 प्रखंड है, दरौली, दुरौदा और महाराजगंज, जिसमें हम लोग जो है कुछ सेलेक्टेड विलेज में ही काम कर रहे हैं, जहां पे 10-10 महाराजगंज में 10 गांव है, दुरौदा में 29 है और दरौली में भी 10 है। तो हम लोग ये टोटल 49 यहाँ पे गांव पे काम कर रहे हैं। तो चूंकि आप लोग पुराने हैं, अब इसमें क्या कहेंगे, काम अच्छा कर ही रहे हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम 3 चीज आइडेंटिफाई हमने किया है जो हम फील्ड में गए हैं। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर, जो वैक्सीन आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या सारे कोरियर साइन करते हैं उस पे? ये कॉमन है कि साइन होना चाहिए ना। अच्छा, तो मेरा आपसे ये निवेदन है और सर के माध्यम से कि सर अगर साइन होता है तो उसपे समय भी सर अंकित होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि वैक्सीन फील्ड में गया, कितने बजे पहुंचा, ट्रैकिंग, अगर वो फील्ड में वहां देर से पहुंचा तो लोग कहते हैं कि सर कोल्ड चेन हैंडलर जो है वो नहीं थे या कोई तरह का बात हो। तो आपके पास एक समय रहेगा कि आपके कोल्ड चेन पॉइंट से कितने बजे कोरियर वो वैक्सीन लेके गया है, तो उस जहां साइन करते हैं उसको आप मेंशन जरूर कराएं समय का, इससे ट्रैकिंग के लिए आपको सुविधा होगी। ठीक है, और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि वैक्सीन जो आप भेजते हैं, कैसे भेजते हैं? अपने मन से नहीं, आपके पास क्योंकि सब जगह का ड्यू तो अलग अलग होगा ना, क्या कहीं 15 बच्चे होंगे, कहीं 20 होंगे, कहीं 10 बच्चे भी होंगे, तो कैसे भेजते हैं वैक्सीन आप? जैसे सर भेजते हैं एक्स्ट्रा वैक्सीन चाहिए तो हम भेजते हैं। अच्छा, सर से बताएं कि आपका आत्मा है ड्यू ऐसा है, देखिए अगर इसको ये प्रैक्टिस की चीज है। पहले मंगलवार को एनएम की मीटिंग होती थी तो आप लोग एनएम जो है डिमांड करती थी, वो जब ट्रेनिंग खत्म होता था मीटिंग तो उसके बाद जाके आप लोगों से वो मिलती थी और बताती थी कि हमारे यहाँ ये ड्यू है। लेकिन चूंकि अब ऐसा नहीं है, 2nd और 4th हो गया है, तो कोशिश कीजिए कि एनएम जो है, अगर आप लोग के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो एनएम को बोलिए कि आपके यहाँ जो ड्यू है, ठीक है, ड्यू के अनुसार वो लिख के और व्हाट्सएप कर दे और उसके आधार पे आप भेज दे। क्या ऐसा संभव है कि नहीं सर? ये तो संभव है। ग्रुप में आपका तो ब्लॉक का तो ग्रुप है और ये जिला लेवल पे भी ग्रुप है आपका, तो इसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, या नहीं ग्रुप है तो आप उस एनएम के साथ मिल करके ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पे। सर इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले जो ड्यू बनता था उसकी 2 प्रति होती,
अभी भी असर को पट्टी भेजती है, तो एक पट्टी यदि पहले भी जगह हम इसके बाद इस पे आते हैं। तो सर ये हम लोग सर अगर ऐसा होता है तो उसे एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी सिवान के लिए। और तीसरा मेरा पॉइंट है कि डन लिस्ट सब जान रहे हैं क्या होता है? कोई बताइए, कोई एक आदमी कि डन लिस्ट क्या होता है? आप लोग सब जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं? ड्यू लिस्ट तो जानते ही होंगे। ड्यू लिस्ट जान रहे हैं? जब वो ड्यू बच्चे जब सत्र पे जो वो ड्यू लिस्ट रहता है, जब सत्र समाप्ति के बाद जब एएनएम साइन कर देती है, कार्य समाप्त कर देती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डन लिस्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो यही डन लिस्ट है। जब टैली सीट आपके पास आवे तो कोरियर को बोलिए कि उसमें से एक प्रति वो डन लिस्ट, मतलब आप उसको ड्यू बोल सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बोला जाता है डन लिस्ट। उस डन लिस्ट को टैली सीट के साथ आवे, टैली सीट भी आएगा और डन लिस्ट भी आएगा। तो ये सर एक प्रैक्टिस अगर ये होता है तो सिवान जिले के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्रैक्टिस होगा। दूसरे जिलों में, चूंकि मैं दूसरे जिले से काम करके आया हूं, तो हम लोगों ने बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस में लाया, ताकि क्या हुआ कि आपका काम स्मूथली हो गया। तो ये 3 चीज संभव है। चलिए, तो आज 8 साल हो गया, तो 2025 में हम लोग इसको फिर से शुरुआत करें कि डन लिस्ट जो है वो कोरियर जो भी आपके आते हैं उनसे बोलिए कि आप टैली सीट तो देते ही हैं, एनएम से उसकी एक प्रति जो है जो आपको भेज सके वो भी ले लें, ताकि आपको टैली सीट और उसमें से मैच करने में सुविधा हो। ठीक है, तो हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, फिर हम लोग फील्ड में मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। थैंक यू। जिसका आज प्रशिक्षण है, तो सबसे पहला सवाल होता है कि कोल्ड चेन क्या है। आज हम सभी लोग जो आए हैं किस प्रशिक्षण में आए हैं? तो कोल्ड चेन क्या है? सवाल भी है, कोल्ड चेन क्या है? कौन बताएंगे? कोई एक आदमी बताइए, कोल्ड चेन क्या है? जो लाभार्थी जिसको दिया जाता है उस जगह का जो कोल्ड चेन को जो मेंटेन करता है +2 से +8 के बीच में, उसी को कोल्ड चेन कहलाता है। जोड़ के रखना है, कब तक? जहां से बना वहां से लेके जब तक वो डिस्पोज नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, बच्चे में चला नहीं गया। समझ गए? जहां बीच में कहीं टूटा, ये खुल गया, तो फिर वो चेन नहीं रहा। यानी कि बन के आया और यहाँ पे ला करके और आपके यहाँ सब कोल्ड चेन को बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, लाइट सब बंद कर दीजिए, टेम्परेचर उसको प्लस में चला जाए और वैक्सीन खराब हो गया, तो यहाँ क्या हो गया? टूट गया। अब ये वैक्सीन दे सकते हैं किसी को? बच्चे को दिया जा सकता है? नहीं दिया सकता। तो यही चेन है। तो याद रखिएगा, आपसे कोई अगर पूछ ले कोल्ड चेन, तो बता दीजिएगा कि चेन मतलब श्रृंखला। जो ठंडा, कोल्ड मतलब समझते होंगे, ठंडा, अभी ठंडे का मौसम है, कोल्ड, तो कोल्ड और चेन मतलब आसान भाषा में कोल्ड चेन। ठंडे को चेन मतलब कड़ी बना के रखना, बनने जहां वैक्सीन वहां से लेके बच्चे को पढ़ने को। ठीक है, तो अब तो नहीं लगेगा कि मिस होगा किसी से, बता दीजिएगा ना। एक नियत तापक्रम को बनाए रखने की पूर्ण प्रक्रिया को हम लोग कोल्ड चेन या शीत श्रृंखला कहते हैं। आगे कड़ी में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले काम, वैक्सीन कहीं ना कहीं बनती होगी निर्माता के पास, उसके बाद वहां से ट्रांसपोर्ट होता होगा ना किसी माध्यम से। तो इसमें नीचे के पॉइंट को गौर कीजिएगा। एक चीज आपको हर जगह मिलेगा, हर लेवल पे एक कुछ दर्शाया जा रहा होगा, उसको गौर कीजिएगा आप लोग। इस फिगर को देखिए और एक सवाल है मेरा, उसका जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। एक जगह है जहां पे माइनस हट गया, वहां से प्लस शुरू हो जा रहा है, वो कौन सा पॉइंट है? कौन बताएंगे? जिससे आप लोग जिला से देख के जाते हैं कि सर जिला में तो ओपीबीडी फ्रीजर में रखे हैं, हमको कह रहे हैं ILR में रखिए, तो आपको ILR में क्यों कहते हैं और जिला में डिफ्रीजर में क्यों रखा जाता है? बताइए। बताइए, वहाँ से सर डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा। हाँ, और कोई इसके बाद वैक्सीन निकलता है, उसमें फिर पुनः हम उसको वापस नहीं लेते, लेकिन आपके संस्थान से वैक्सीन बाहर जाता है, फिर वापस आके हमें ILR में। तो कोल्ड चेन हमारा जब
वैक्सीन का है कि एक बार कोई भी वैक्सीन निम्न तापक्रम से उच्च तापक्रम में चली गई और उच्च तापक्रम से पुनः उसको अगर निम्न तापक्रम में रखते हैं तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। तो आपके यहाँ से वैक्सीन फील्ड में जाता है, फुल वैल भी जाता है ना, वापस भी फुल आ जाता है। तो फिर हम अगर +2 से 8 के बीच करके फिर माइनस में न रख सकते हैं और रखेंगे तो अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो फिर हम उस वैक्सीन को यूज करने से फायदा है। इसी वजह से आपके संस्थान में कोई भी वैक्सीन डीप फ्रीजर में नहीं रहे, ठीक है। और फिर भी आप लोग नहीं बता रही है तो थोड़ा सा दुख लगता है कि बाहर से जो भी लोग आएंगे इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आजादी लोग बोल दीजिए तो फिर आप लोग चुप। तो बाहर से जो लोग आएंगे वो क्या सोचेंगे, लोग कुछ बताया होता है नहीं जाता है, क्या प्रीति है ना होता है। तो ऐसा आसानी से समझ में जाइएगा। इसका वैक्सीन का वायल देखिए आप लोग, किस कलर का होता है? ब्राउन। इसका सारे वैक्सीन का जो वायल होता है और ये दोनों वैक्सीन का वायल में कोई डिफरेंस देखें आप लोग कलर में? तो पहले से ही डार्क दिया जाता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। तो डार्क का मतलब ही यही है, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो डार्क कलर का वायल यूज करता है ताकि उसको कम से कम रोशनी मिले, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, कहीं भी रखे तो तुरंत रोशनी उसको चला जाए, समझ गया ना। लेकिन उसको भी अगर हम धूप पे रख दें, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट लाइट में रख देंगे तो थोड़ा बहुत रोशनी उसमें चला जाएगा। इसलिए उसको क्या किया जाता है, जो होल होता है उसमें डाल दिया जाता है कि डायरेक्ट रोशनी उसमें नहीं पड़ेगा। तो आसान है, दोनों याद रखना। दोनों का वैक्सीन का जो कलर है वायल का वो ही डिफरेंट होता है। तो कोई भी पूछेगा तो बता जाएगा ये दोनों वैक्सीन है, जिसको लाइट से प्रॉब्लम है, जो लाइट से खराब हो सकता है, समझ गए? याद रहेगा ना ये? बहुत अच्छा। एक आदमी एक नाम बता के आगे बढ़िए, ठीक है, ठीक है। गर्मी से कौन कौन सी वैक्सीन खराब होती है, एक लाइन में अगर बोलना हो तो? इतना सोचते हैं आप लोग। अभी किसी की आवाज आई थी, मेरे से बोला है कोई। हाँ, गर्मी से कौन सी वैक्सीन खराब होती है? और सब नहीं खराब होती। गर्मी से तो टोटल वायरस खराब हो जाएगा। एक लाइन में आप याद रखिए कि जब ये पूछा जाता है कि गर्मी से कौन सी वैक्सीन खराब होती है तो सारी वैक्सीन खराब होती है। अब वो अलग बात जब आएगा कि कौन सी जल्दी खराब होती है तब आप वो बातें बताएंगे, ठीक है। हमने तो क्या पूछा कि गर्मी से कौन सी वैक्सीन खराब होती है, तो आप क्या कहेंगे कि सारी वैक्सीन गर्मी से खराब होती है, कि जब तापमान बढ़ेगा 8 डिग्री से तो सारी वैक्सीन खराब होंगी, ठीक है। हम उसमें सेंसिटिविटी बताएंगे कि कौन सी ज्यादा सेंसिटिव है, कौन कम है, वो अलग बात में सर्वाधिक संवेदनशील हो जाता है और कम संवेदनशील रहता है, ठीक है। गर्मी के कारण वैक्सीन की गुणवत्ता में जो कमी आता है उसे पुनः ठंडे तापमान में रखने पर भी वापस नहीं किया जा सकता है। वापस नहीं ना कर सकते हम। ठंड के प्रति संवेदनशील बोलिए। सबसे पहले अगर ठंड से के प्रति अगर संवेदनशील कोई वैक्सीन है तो कौन सा सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? हेपेटाइटिस बी। उसके बाद तो वीवीएम की मॉनिटरिंग कैसे होती है? अब अगर कोई वैक्सीन जम गया तो उसका जांच कैसे करेंगे? सेक टेस्ट। तो सेक टेस्ट का वीडियो आप लोग को अभी हम दिखा दें। सेक टेस्ट कब करते हैं? कोई वैक्सीन मान लीजिए पेंटा की वायल अगर आपके पास जमी हुई है तो क्या आप सेक टेस्ट करेंगे? कोई भी बताए। अगर पेंटा की वायल आपके पास जमी हुई दिख गई तो क्या उस पर सेक टेस्ट किया जाएगा? तो करेंगे सर। हाँ बताएं। क्या करेंगे उसको? नहीं करेंगे तो
मतलब डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अभी एक लोगों ने बताया कि शक होगा तभी टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि जब अगर जमा हुआ दिख गया तब तो खराब हो ही गई। शक है तो शेक है ना। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में या रात में ILR में खराबी हो गई, जमी हुई होगी और सुबह पिघल के आपके सामने आ गई। अब आपको डाउट हो रहा है उसमें रेशा विशा दिख रहा है या कुछ अलग टाइप का उसका बिहेवियर है ना, तो आपको शक होगा कि ये वैक्सीन हो सकता है जम गई हो पहले। उस समय हमें शेक टेस्ट करना होता है। अगर आपके पास जमी हुई है तब तो वो डिस्कार्ड कर देना, तब तो दिख ही रहा है कि जम गई। और पेंटा और T सीरीज की वैक्सीन अगर DT वगैरह जमी हुई दिख रही है तो उसको सिंपल आपको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने ही डिस्कार्ड कर देना है। जो BHM प्रभारी साहब की जो एक कमेटी होती है उसको दिखाने के बाद ही डिस्कार्ड करेंगे आप वैक्सीन। चलिए, साउंड आ रहा है ना? चलिए शुरू करते हैं। आ जा रहा है सब। काम करता है। शेक टेस्ट से ये पता चलता है कि अब्जॉर्ब वैक्सीन जम जाने के कारण खराब तो नहीं हो गई है। शेक टेस्ट कैसे काम करता है इसको समझने के लिए आइए फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की फाइल्स पर एक नजर डालते हैं। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन की मुख्य संरचना इसकी बॉन्डिंग है। ये संरचना एब्जॉर्बेंट और एंटीजन को जोड़ती है। फ्रीजिंग के कारण ये बॉन्ड टूट जाता है। से पालन किया जाना चाहिए। शेक टेस्ट से पहले हमें टेस्ट वायल के समान मैन्युफैक्चरर और बैच नंबर की स्वयं जमाई गई कंट्रोल वायल बना लेनी चाहिए। यदि एक से अधिक बैच है तो फ्रोजन कंट्रोल सैंपल्स प्रत्येक बैच के लिए अलग अलग तैयार किया जाना चाहिए और प्रत्येक बैच इसके अपने कंट्रोल सैंपल्स के साथ टेस्ट किया जाना चाहिए। इस स्वयं जमाई गई वायल पर फ्रोजन का लेबल स्पष्ट रूप से लगा होना चाहिए। वायल को रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रात भर के लिए रख दें ताकि इसके कंटेंट पूरी तरह से जम जाए। जरूरत पड़ने पर हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स एवं वैक्सीन और कोल्ड चेन हैंडलर्स वैक्सीन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। चलिए, तो अब आप इसमें आइस आ गया बॉडी में, तब हमें डिफ्रोस्टिंग का जरूरत पड़ता है। डिफ्रोस्टिंग करने का क्या शेड्यूल है, क्या इसका नियम है? बताइए, कोई एक आदमी बताइए। कब डिफ्रॉस्ट करते हैं? इसमें 50% सारे हैंडलर पुराने लोग हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहे। आसान सवाल था कि टेम्परेचर कैसे देखते हैं, उसमें तो सब आदमी एक साथ बोला। डिफ्रोस्टिंग कब आपको लगता है कि अब हमको इसको डिफ्रोस्टिंग करने का जरूरत पड़ रहा है इक्विपमेंट का? ILR हो या डिफ्रीजर? एक आदमी बोलिए, एक आदमी उत्तर बोलिए, माइक ऑन कीजिए और बोलिए। किस तरह से करते हैं? डायरेक्ट कर देते हैं डिफ्रोस्टिंग उसका? कैसे, क्या नियम है उसका? तरीका क्या है? क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे सुनिए, हिंदी में जब डिफ्रीजर समझ रहे हैं, डिफ्रीजर में क्या करते हैं? आइस पैक जमाते हैं। तो जब आइस पैक जो जिसमें जमाते हैं उसको सफाई को, उसमें अगर मोटा परत जम गया है आइस पैक, तो उस आइस पैक को पिघलाने के लिए हम क्या करते हैं? साफ सफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं वही पूछ रहे हैं। जब आपका RI ना हो, जब फ्री सेशन फ्री हो, आप उस दिन आप इक्विपमेंट को बंद कर दीजिए। शनिवार हो सकता है या बीच में जब भी हॉलीडे हो या गैप हो, उसको बंद कर दीजिए, डोर उसका खोल दीजिए। और जब सारा आइस उसका देखिए कि जब सारा पिघल के नीचे चला गया है चैम्बर में, एक उसका नोब होता है नीचे में, सारा डिफ्यूजर में होता है, वो हटा दीजिए, सारा वाटर बाहर चला जाएगा। एक ड्राई कॉटन का कपड़ा लीजिए आप अपने पास, जो हो साफ सुथरा,
उसको सफाई से अच्छे ढंग से बिल्कुल उसको सफाई कर लीजिए, पोंछ लीजिए, थोड़ा भी पानी या कुछ नहीं गंदगी होना चाहिए। और उसका जो गैस्केट रबर होता है, डिफ्यूजर का डोर जो बंद करते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बोर है, उसका रबर का बना हुआ है। उसको कोशिश कीजिए कि कपड़ा से गर्म पानी से भिंगा के उसको हम ड्राई क्लीन कर लें। वो फटेगा नहीं वो हार्ड होगा, हमेशा उसका लॉन्ग लाइफ चलेगा। आइलार में भी जो कहते हैं रख रखाव सर से भली भांति परिचित हैं, हमारे पूर्व DIO हैं। कुछ नहीं होता है पूर्व और जो भी है। अभी हम आए आप लोग इंटरटेन करा देने के लिए। ठीक, आप लोग मेंटली सुबह इस ठंडी में भी सुबह आप लोग गर्म हो गया होगा। तो अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ NIC से। हम लोगों का हेल्थ डिपार्टमेंट का है। जितने लोग भी फेसबुक चलाते हैं, राहत है फेसबुक लगभग सब लोग चलाते हैं। एक कैसे लोग जाएगा जी, क्या गया है ना, तो उसको आप सभी लोग 2 मिनट के लिए सब लोग खोलिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ उस पर कुछ अपने हेल्थ डिपार्टमेंट का अच्छा उपलब्धि लिखिए। ठीक, एक एक करके 1 बाय 1 यही है। इसमें क्या करना है, DM सर के ID से है ये। ठीक, देखिए नेक्स्ट बताओ। बताओ सभी लोग तो कुछ समय से जब पूछ रहे हैं। ILR का फुल फॉर्म बताना है। सब तो L4 ऐसे खींचने से क्या होता है, क्या करते हैं, ऐसे खींच दिए सीधा, वही तो बोलना है। बैठिए आप सेकंड, उनके बाद हर साल ये प्रदर्शन होता है। आप देखो, मेरे कहने का मतलब है आप लोगों का जलील करने का मकसद नहीं है, बेसिक चीजों को जानना है। अगर आप हम पूरा रामायण देख लिए, राम सीता कौन यही नहीं जानते हैं, जिसका मतलब है कि हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किया। अगर इस तरह का मैसेज स्टेट हो जाएगा, जो सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो हम हमारे सिवान जिला का बहुत ही रेपो अच्छा है और वो अच्छा बुरे में बदल जाए। इस नाते थोड़ा सा आप लोग भी अपने स्तर से बेसिक चीज तो जरूर जान लें। पूरी कहानी हम जान गए, ILR का फॉर्म ही नहीं पता है, नहीं किया जाता। क्लियर निकालता है तो जो उसको डब्बा मिला उसी को फाड़ के निकाल लिया। वो डब्बा खोलता नहीं है, डब्बा को ऊपर से फाड़ देगा। इसकी वजह से अगर डब्बा फट गया, और ILR में भी तो बर्फ जमती है कभी कभी। जी सर, अगर उसको अच्छा से रख रखाव नहीं कीजिएगा तो बर्फ जमता है। जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनता है, पानी। तो पानी अगर बनता है तो रेपर पर आता है ना, फाइल के रेपर पे, और रेपर गल जाता है। अभी हम लोग कितने 15 तारीख की कक्षा बता रहे हैं सर। एक डोज का कीमत 3500 रुपया है। कितना डोज होता है, 5। तो एक फाइल का कीमत कितना हुआ, 15,000। और उसका रेपर खत्म था। वो दोषी कौन है, कौन बताएंगे? तो दोषी कौन हुआ? यस सर, एक पीसी वायल का कीमत 17 से 18,000 पड़ता है। उसका रेपर कोल्ड चैन में हमको मिला हुआ कि रेपर गला हुआ है। तो दोषी कौन होगा बताइए? दोषी तो हम तो वहाँ पर भी कराते हैं, दोषी हमें नहीं। तो दोषी आप अगर चिन्हित करेंगे तो दोषी कौन होगा? नहीं, पहले सुनिए, वह चिन्हित अगर आप नहीं किए तो दोषी। अगर हम चिन्हित कर लेते किस, हम कहना क्या चाह रहे हैं? दूसरा यह साबित यहाँ भी हो रहा है ना कि आपके द्वारा वैक्सीन का रिसीविंग नहीं लिया जाता है। कोरियर आता है और अपने जैसे मर्जी किया रख के चला गया। सभी लोग इस बात से सहमत हैं? तो जब तक आप खुद से वैक्सीन नहीं दीजिएगा और नहीं लीजिएगा
2 लोग हैं, आप आपस में समन्वय स्थापित कर लीजिए कि कौन सुबह में वितरण करेगा, कौन शाम में रिसीविंग लेगा। अगर ये 2 काम आप अच्छा से करने लगे, आपका कोल्ड चेन का 50% समस्या खत्म हो जाएगा। कभी भी आपका वैक्सीन का स्टॉक मिसमैच नहीं होगा अगर अपने से खुद ले रहे हैं और दे रहे हैं। सर क्या बोले कि सर्वे कितना में हो रहा है? 200। तो आपके पास तो बहुत महंगा सामान है। और सर ध्यान देंगे सर, जिस दिन देखने बजा जिस दिन सर अगर सरकार वैक्सीन का पैसा का कटौती करे तो एक फाइल में कॉन्ट्रेक्चुअल लोग का तनख्वाह से बेसी लग जाएगा। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं वैक्सीन के रख रखाव के लिए। जब तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, किसी हायर अथॉरिटी का ध्यान नहीं जा रहा है, तब तक आप सभी बचे हुए हैं। और सरकार मुफ्त में किसी को कभी कुछ नहीं देता। आपको महीने का क्या देता है, तो वो पैसा कम। अभी हाल फिलहाल में एक आंध्र में घटना घटित हुआ है। आंध्र से कौन आया है? आंध्र से बहुत नहीं तो थोड़ा ही सिंसियर रहे, लेकिन रहे। ऐसी शिकायत न मिले कि पता चले कि कोई एक्सपायरी दवा है। एक्सपायरी की बात ही छोड़ दीजिए, हम लोगों में तो एक्सपायरी से बहुत मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उसका रख रखाव सही तरीके से है कि नहीं। रख रखाव सही से हो, डीप फ्रीजर ILF का साफ सफाई बढ़िया से हो, ये बस नहीं मायने रख। कोई भी खुला हुआ और डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट किस पर रखते हैं? आइस पैक पे। ऐसा क्यों? उसका टोकरी क्या हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो टोकरी में ही रखें। OPV, BCG, मीजल्स, रोटा वैक्सीन तथा जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन टोकरी के निचले हिस्से टल्ले में रखी जाती है। TPT, TT, हेपेटाइटिस B, IPV तथा पेंटाबल वैक्सीन टोकरी के ऊपरी हिस्से में रखा है। आप लोग सोचिए, तो अगर सर को नहीं मिलता तो इतनी बड़ी कार्रवाई होती, इतनी बड़ी कार्रवाई होती। तो इसलिए छोटी सी गलती कब वरीय पदाधिकारी को बड़ी महसूस हो जाए, बड़ी हो जाए, इसको हम लोग नहीं जान सकते। हाँ देखिए सर, एक बात बोला था ना, आइस पैक देखे सभी लोग? आइस पैक सभी लोग देखे हैं? कोई एक आदमी बताइए कि आइस पैक जो होता है उसमें पानी कितना तक भरा जाना चाहिए? कोई एक आदमी कोई एक आदमी बताइए। रूबी जी आप बताइए। लेबल रहता है उसी के। कहाँ लेबल? कैसे? जहाँ ऊंचाई तक है ना, उसके ढक्कन के थोड़ा सा नीचे तक लेबल लगाना। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। कम से कम देखिए, अगर आप किसी से करा रहे हैं कोई मतलब नहीं, अगर उसको बता दीजिए कि पानी इससे ज्यादा न हो तो कभी आपका आइस पैक फूलेगा? नहीं फूलेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। आइस पैक का मुख्य क्या काम है बताइए? आइस पैक हमारे लिए क्यों जरूरी है? आपके इम्यूनाइजेशन में आइस पैक का क्या रोल है? और वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेगर आइस पैक का सहारा लिए कोई कहीं भी वैक्सीन एक से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं। यही एक वस्तु है जिसके माध्यम से हम वैक्सीन के टेम्परेचर को या कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखते हैं और एक से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस पर भी नजर नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तो ठंड का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मार्च के बाद जब गर्मी पड़ने लगती है उस समय बेगर आइस पैक, अगर कंडीशनिंग कितना लोग जानते हैं कंडीशन आइस पैक क्या होता है? सर अभी पूछे थे, कंडीशन आइस पैक क्या होता है, कौन बताएंगे? बताओ, कोई बताओ। चाहिए प्लस। तो जब हम आइस पैक को बाहर निकालते हैं और जब उसमें बूंदा बूंदा आने लगता है, ठीक है, तो हम यह महसूस करते हैं कि बर्फ अब पिघलने लगे, यानी 0 से ऊपर आ गया। तो हमको वैक्सीन किस पे भेजना है? 2 से 8 के बीच। तो यह एक इंडिकेशन है कि वह 0 से ऊपर, यानी हम 2 से 8 के बीच में आ गया, हम वैक्सीन इससे एक से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। 0 में तो नहीं ना भेजेंगे। अगर 0 में भेजेंगे तो क्या होगा?
अभी देखा ना, सेक टेस्ट की जरूरत पड़ गई। जो प्री सेंसिटिव वैक्सीन अगर उसमें सट गया तो जम जाएगा, और जम जाने के बाद यूज करेंगे उसको, नहीं करेंगे। तो कंडीशन आइस पैक की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए भी एक और तरीका आ गया है। अगर आप नया वाला फ्री आइस पैक वैक्सीन के लिए यूज करते हैं तो उससे उसको कोई मतलब नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में उसके लेयर दिया होगा। तो अब आपके लिए कौन सा आसान हो गया, नया वाला वैक्सीन के लिए पुराना वाला? तो सभी लोग आज ट्रेनिंग के बाद अगर किसी भी CSC के अंतर्गत अगर पुराना वैक्सीन के रेट मिलता है तो दिमाग बंद होंगे सर। तो स्पष्टीकरण आप जान रहे हैं, सभी लोग तीसरी बार बात सुन रहे हैं। और आज के बाद अच्छा, एक एक करके मुझे जरा बताओ, आप लोग अपने ANM को, या इसमें बहुत ANM भी होंगे, सेशन साइट पे टोटल कितना वैक्सीन कैरियर जाता है? कितना जाता है बताओ वैक्सीन कैरियर सेशन साइट पे? जो सबसे पहले बताएंगे उसको पुरस्कार मिलेगा। जल्दी रेट भी नहीं जाता है। अरे एक से साइड पे क्या मतलब दिमाग, उसमें ये डब्बा कितना रहता है जो सामने अभी तक लंबी कहानी चल रही है? आइस पैक 4 रहेगा। अच्छा, अब ये बताओ कि सेशन साइट पे कितना डब्बा निकालना है? हाँ, गर्मी के दिनों में कितना निकालना है? बताओ। कितना तक से निकल सकते हैं? देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओनली 1 आइस पैक का ही हमें यूज करना है, इसीलिए मैंने पूछा। बाकी सर बताइए। सत्र पे कितना आइस पैक निकालना है? एक। तो आइस पैक एक निकालेंगे और वैक्सीन हम रखेंगे। तो एक ही आइस पैक निकालना है। क्यों बताइए, एक ही क्यों निकालना है? क्योंकि अगर एक निकाले फिर उसको दूसरा अगर आप निकालते हैं तो इसमें उसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे तो फिर वो टेम्परेचर का कम हो जाएगा। चाहे एक निकाले, एक ही निकाले, अगर पूरा मेल्टेड हो गया तो फिर पुनः इसको उस वैक्सीन कैरियर में नहीं रखना है। और सही तरीका से हम निकाल कर रखे तो हमको दूसरा निकालने की जरूरत कब पड़ेगी? पड़ सकती है। अगर कब पड़ेगी? जब हम लापरवाही करेंगे उसको ध्यान से। अब हम धूप में बैठे, अगर हम रूम में बैठे हैं, टीकाकरण करने योग्य जगह पे बैठे हैं, तो हमको दोबारा निकालने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा कहीं नहीं। सर सही बोल रहे हैं कि एक ही निकालना है, और जब मेल्टेड है तब पुनः इसको उसमें आपको नहीं रखना है, अलग से भेजना है इसको। जो बताएंगे उनको पुरस्कार मिलेगा। VIP पर्सन होता है, VIP लोग होते हैं, तो उस तरह से इसमें भी कुछ कोल्ड चेन में भी है VIP, तो बड़ी मतलब VIP रियली VIP ही है कोल्ड चेन के लिए। बताइए, कोई बताइए। बिल्कुल। तो कोई नहीं जान रहा है, बताओ जी लोग। VIP बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कहने का मतलब कि हम लोग जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, उससे वो जो बच्चा है वो इम्पोर्टेंट पर्सन बन रहा है। मतलब 12 जानलेवा बीमारी से वह सुरक्षित है। अब विस्तृत सर आप एक बार विस्तृत के लिए जो आज मेरा लाइव वीडियो आया है उसको देखो, ठीक? समझ जाओ ये क्या है भैया। उसमें ये होता है सर, जो उठाए दिया है उन्होंने, जो सर का वीडियो भी देखिएगा, भी एक बार यहाँ पे भी बता देते हैं। वैक्सीनेट है ना, वैक्सीनेट, फिर जब वैक्सीनेशन होता है, जैसे पेंटा की कितनी खुराक पड़ती है बच्चों को? लगती है 3। तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, उन 5 बीमारियों से इम्यूनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो I फॉर इम्यूनाइज्ड और P फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट, मतलब जब हमारे बच्चे को वैक्सीनेशन हुआ उससे इम्यूनिटी आई और उसके बाद बीमारियों से प्रोटेक्शन हुआ, सुरक्षा हुआ, तो वो एक हमारा VIP हो गया। यही सर? यस यस।
है ना? हमारे लिए VIP पानी हो रहा है। नहीं, आप हाथ भी नीचे रखिए, माइक भी बंद रखिए, सिर्फ ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है। अकेले यही बोल रहे हैं, आप वो नहीं बोलेंगे। जब से शुरू हुआ है ये प्रोग्राम हम लोग, तब से वो बिना पूछे भी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन भी राइज किया है और सवाल का जवाब। ठीक है, वैक्सीन ओपन करने के बाद इसको हम 28 दिन तक यूज करते हैं। और ओपन वाइल पॉलिसी में हमारी कौन कौन सी वैक्सीन आती है? ठीक है, अब देखिए उसके लिए मान लीजिए कोई भी चीज है, उसके लिए कुछ नियम, कुछ शर्त है जिसको फुलफिल करना होता है इंसान, तभी ना हम उसको लागू कर सकते हैं। तो ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत अगर हमको ओपीडी को यूज करना है तो उसमें कौन कौन सा नियम है, मानदंड है जिसको हम फुलफिल अगर करता है तब हम उसको यूज करेंगे। 28 दिन के अंदर यूज करेंगे, सही बात है, लेकिन वो किस नियमों को फुलफिल करेगा तब हम उसको यूज करेंगे। तो पहला नियम क्या है? बहुत अच्छा, सब लोग का जवाब आया कि डेट एंड टाइम अंकित हो, लेकिन आप खुद अपने से सवाल करके पूछिए कि आपकी कितनी ऐसी एनएम है, कितने ऐसे सत्र पे एनएम है जो डेट और टाइम दोनों लिखती है, कितना %? क्योंकि हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, सर ये तो 4 घंटा ला इसलिए इसमें टाइम लिखते हैं, 28 दिन है इसको इसलिए इसमें डेट लिखते हैं। दोनों चीज जरूरी है, उसमें दोनों जरूरी, डेट और टाइम अंकित हो, सही है ना? तो इसको सुनिश्चित कौन करेगा? आप ही कर सकते हैं। जब फील्ड से वैक्सीन हमारा आए तो उसमें डेट और टाइम अंकित है और किनके द्वारा अंकित नहीं है तो उसको चिन्हित कौन? आप ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पहला तो हो गया डेट और टाइम अंकित हो, दूसरा उसका वीवीएम यूजेबल हो, बहुत अच्छा। तीसरा वो एक्सपायरी तिथि के अंदर हो। चौथा उसका रेपर पढ़ने, बहुत अच्छा। पांचवा फाइल क्रेक नहीं हो, बहुत अच्छा। कौन बताई है? कौन बताई है? बहुत अच्छा। फाइल क्रेक टूट जाएगा तो निकल जाएगा पूरा, लेकिन क्रेक हो तो यार उसमें आ सकता है, तो क्रेक नहीं हो। और फाइल का फुल फॉर्म चाहिए। चलिए आपके बगल में शुभ नाम क्या बोलेंगे आप? बहुत बढ़िया। टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, चाहे वो टीके की वजह से हो या अन्य कारण हो, वो तो बाद में टीम डिसाइड करेगी। लेकिन कुछ भी अगर बच्चे को दिक्कत होता है तो उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, चाहे रैश आ जाए, बुखार आ जाए, ठीक है, तो उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नहीं करेंगे। और दूसरा क्यों बताएगा? प्रियंका बोलो। प्रियंका, इस बच्चे को वैक्सीन किया होगा, उसको रोक के रखेंगे। अगर किसी सत्र से AEFI होने से सूचना प्राप्त होती है तो उस सत्र की वैक्सीन को अच्छे से सील कर रख देना है और तुरंत जिला को सूचित करना है। जिला से प्राप्त निर्देश के अनुसार वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। प्लीज आप लोग देखिए, काम अपने संस्थान में, यहाँ ना सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, वहां पे अकेले काम करेंगे, कौन करेंगे? या आप ही से पूछ लेते हैं। चलिए, तो प्राप्त मात्रा खुराक में 0 होगा, क्योंकि प्राप्त तो हो नहीं रहा है ना। अब हम खर्च प्राप्त हुआ तो उसको ग्रीन से लिख चुके हैं। उसके बाद कहाँ से प्राप्त किया है अभी कुछ हम नहीं करेंगे। वितरित मात्रा में कितना लिखेंगे? प्लीज आप लोग नहीं बोलिए। वितरित मात्रा में जोर से माइक कम कीजिए, बोलिए, सब लोग सुने। वितरित मात्रा में भी वितरित मात्रा, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। किसके लिए वितरण किए थे? RI सत्र के लिए RI लिख दिए। उसके बाद चालान नंबर
तो चालान नंबर आपका नहीं होता है, या इसलिए इसको दिखा रहे हैं कि बहुत से लोग सत्र पर भी चालान नंबर काट रहे हैं। तो सत्र के लिए चालान की आवश्यकता नहीं, आप चालान काटते हैं नहीं काटते। उसके बाद आइए निर्माता का नाम। यह कंफ्यूजन सबको है, यह कंफ्यूजन सभी जगह है, वो अकेला नहीं है, वो तो खड़ा हो गई, वो तो पकड़ा गई है। यह कंफ्यूजन सभी जगह। देखिए यह क्लियर कट है कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 का सॉर्ट हो जाए और 1 2 3 4 7 का सॉर्ट हो जाएगा, 110 है ना, 100 है, 100 है, ठीक है, 100 है। तो जब तक हम इसको खर्च नहीं करेंगे, आप लोग क्या करते हैं कि इसको छोड़ दिए ऐसे ही, खर्च होते गया, ये वाला बैच चढ़ाते गए। तो भाई जब ये वाला बैच आप चढ़ाए तो कल जब आपसे देखा जाएगा कि क्या आया 100 और इस बैच का खर्च कर देते हैं 200, अगला तो आपसे पूछेगा ना कि 100 डोज या बैच कहाँ गया, क्या बैच। तो जब भी आप स्टॉक भरिए, जब भी आप स्टॉक भरिए, मेंटेन कीजिए, तो ये इस पॉइंट पर जरूर बात कीजिए कि पिछला हमारा जो बैच है वो बैच निकला की नहीं। यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 है तो यहाँ देखिए कि जब तक विस्तृत में 100 पूरा हो जाए उसके बाद वो बैच हमारा आउट, ठीक है। तो यह कब संभव है, जब आप बैच अच्छा से देख के वितरण कीजिएगा, खर्च कीजिएगा। नहीं तो आप तो खुद जाइए, यहाँ से जाइएगा ना, रजिस्टर अपना स्टॉक रजिस्टर निकाल के देखिएगा, या कम ही सब में, कम बेस सब में है ना, ठीक है। बैठ जाइए, नेक्स्ट देखिए, यही देख लीजिए, देखिए, देख रहे हैं नमूना क्या हुआ है, कौन सा बैच खर्च हुआ है, नया वाला, यहाँ देखिए खर्च कौन हुआ है, नया वाला खर्च हुआ है, पुराना वाला अरे गौर से देखिए ना, नया वाला बैच नंबर है नया वाला और एक्सपायरी है पुराना वाला, देख रहे हैं बैच नंबर गलत पड़ गया है, बैच नंबर गलत पड़ गया जी। मान लीजिए बैच गलती से डाल दिए, पूरा नया वाला डाले, अचानक याद पड़े तो एक्सपायरी अगर कौन नहीं किया तो पुराना वाला डाल दिया, आदत बना हुआ है पहले से, ये भी तो हो सकता है। तो जब तक आप इसको गौर से नहीं भरिएगा गलती। नेक्स्ट ओके, देखिए यहाँ भी देखिए वही सेम क्या हो रहा है, नाम सेम है, कॉपी हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। जैसे एनएफ पहले से जब पलटिएगा ना तो फाइल से बैच नहीं देखती है, कॉपी करते जाती है, बैच जो होता है वही चढ़ाते जाती है, तो हमको कॉपी नहीं करना। नेक्स्ट मुकेश, वैक्सीन वितरण, इस पर भी आपको डिटेल डालना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अभी सर भी बोले कि यह जो समय है कैसे पता चलेगा कौन, अगर सर जाए देखना चाहते हैं कि जनवरी में 5 तारीख को वैक्सीन अगर आपके यहाँ वितरण हुआ तो कौन सूर्यापुर का, अगर आप टाइम याद दर्शाते हैं कि 7:30 में ले लिया, इसका मतलब क्या दर्शाता है कि हमने पहले से नोट कर दिया था, हमको वैक्सीन वितरण करना है। आप कितना हो कहिए कि हम बांटते हैं, लेकिन आपका पेपर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आप नहीं बांटते, आपका स्टॉक रजिस्टर कहता है, चिल्ला के कहता है कि आप नहीं बांटते हैं। आपका एलान जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो पता चलता है कि आप नहीं बांटते। डीप फ्रीजर में कितना लोग ब्रिक सिस्टम, अभी साइज बताए ना कि आइस पैक को कैसे रखना है, ब्रिक सिस्टम, और जैसे ओपन कीजिएगा तो पूरा ऐसे लग रहा है कि कोई जाके नहीं फेंक देता, फेंका पड़ा हुआ। आप इस चीज इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। कोल्ड चेन इतना महत्वपूर्ण है, पूरे इम्यूनाइजेशन का रीढ़ का हड्डी है, पूरे इम्यूनाइजेशन। वीआईपी कब होगा, जो सर बोले थे वीआईपी, कभी भी वीआईपी वो बच्चा कब होगा जब उसको वो वैक्सीन सही टेम्परेचर में पड़ी हो, गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन पड़ेगा तब ना होगा।
सब कुछ हम दे दिए, वैक्सीन दे दिए। उसका वैक्सीन का क्या हो कि वीडियो खत्म था, तो वीआईपी बच्चा होगा। हम तो इम्यूनाइजेशन भी दे दिए। आज जो एमआर के केस जो आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम तो इम्यूनाइजेशन कर दिए। तो दो ही रीजन हो सकता है। देखिए शक कैसे होती है, हमारा इम्यूनाइजेशन हो गया 95% फुल इम्यूनाइजेशन, और हमारे एमआर का आउटब्रेक निकल गया। तो दो ही जगह जाता है, या तो आपका डाटा फर्जी है और नहीं तो आपका कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो रहा है, जिससे वैक्सीन की गुणवत्ता में कमी है। हम आप नहीं कहते, लेकिन डाटा बहुत कुछ बोलता है। डाटा जो है आपका पोल खोलता है। तो डाटा को अगर नहीं आप समझिएगा तो फंसते रहिएगा। तो कोई भी कुरियर कितना बजे ले गया और फिर वापस कब किया और कौन किया, अभी गुठनी की बात बता रहा है। 15 तारीख की घटना है, पूछिए। वैक्सीन किया 10 जगह, 3 कुरियर का साइन था, एक दिन का नहीं। पिछले 5-7-10 पेज पर हम लोग देखे हुए सही था। चंद्रमा जी सही बात है कि नहीं? कल लोग क्लेम करेगा, कैसे क्लेम होगा? सर जहाँ बोलेंगे हम पैसा 3 को देंगे, बाकी को पैसा नहीं देंगे। कौन लेगा आपको नहीं पता है। कल कुरियर आपको बख्शेगा? नेक्स्ट हो गया सब, बस बहुत अच्छा। अभी सर बोले थे इसको कितना लोग भर्ती हैं? नियमित टीकाकरण अंतर्गत वैक्सीन खर्च की मासिक विवरण आपके स्टॉक रजिस्टर के पीछे पेज होता है, कितना लोग देखे हैं? तो भरने के लिए हम जानते हैं कि कितना लोग भरते हैं? हाथ उठाइए। भरती हैं? इस पेज को देखी है? सही से बोले अनुष्का, अमित जी, इस पेज को देखे हैं? भरे हैं कितना? बहुत अच्छा। जितना लोग भरते हैं उनके लिए ताली बजा दीजिए भाई अपने मन से। आज लोग नहीं भरते हैं समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, देखिए कितना अच्छा चीज है कि आपके यहाँ प्रत्येक मंथवार, अभी देखिए कितना अच्छा है। जनवरी से शुरू, अच्छे पीछे छोड़ दीजिए, हम नहीं मानते, लेकिन इस बार जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस बार जनवरी में ट्रेनिंग कराने का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जनवरी में इसलिए आपका ट्रेनिंग करवाने की, जनवरी से डाटा आपका सारा होना चाहिए। सर कुछ बोलना ठीक है? कैसे सुन लीजिए, देखिए बहुत अच्छा। मोरल इमेजिनेशन कौन है? मोरल इमेजिनेशन राखी और आशा दोनों लोग हैं सर। खड़े हो जाते तो बताओ तुम लोग कभी देखे ये लोग सब कहे कि हम लोग को बहुत काम है सर, परेशान है। 8 किलो कौन सा सीरीज कितना खर्च हुआ है? देखिए एचपी भी अभी कौन सा एक उसमें देखिए कौन सा वैक्सीन का नाम है नया? एचपीवी की वैक्सीन अभी हम लोग के अपने जिला में 480 डोज आ रहे हैं। कल परसों हम लोग का उसमें कल VC भी है, तो VC होगा, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि जिला को ब्लॉक को देंगे या जिला में उसको अभी कंजम्पशन करना है। तो ये सारा वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन कितना डोज में किस महीना में खर्च हुआ, अगर कोई अक्टूबर में जाए तो सीधे के सर देखिए ना सर, 10 महीने का डाटा हम आपको दे देंगे अभी 2 मिनट देख सकते हैं ना। अगर अभी कहीं दिसंबर के तो सर जाएंगे ना, जोड़ेंगे तो बताएंगे। एक दिन में जोड़ पाइएगा? नहीं पाइएगा। आगे यह ऐसा ही ना होता है जी। इस पर भी जाइएगा। जब भी फील्ड में हम लोग जानते हैं कितना लोग इसको भर के रखते हैं डिटेल किया, कौन ILR का है, उस ILR का सीरियल नंबर क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मॉडल क्या है, कितना लोग भर के रखते हैं बताइए। हाथ उठाइए कितना लोग भरते हैं। अब आप खुद गणना कीजिए कि 23 में से कितना लोग का हाथ उठ रहा है। तो इसको आप लोग प्लीज एक बार तो भरना है। एक साल में कितना बार भरना है? एक बार। एक साल में एक दिन में 2 बार। एक साल में एक बार इस पेज को। अच्छा, एक दिन में 2 बार इसके बाद आएंगे। हम लोग का नारा क्या है? 5 साल 7 बार बोलने में डर लग रहा है। 7 बार। यहाँ 1 साल में 1 बार। आगे नेक्स्ट भाई। हाँ
टीका औषधि भंडार का नाम, जिला का नाम, निर्माता है ना बनना है। नेक्स्ट बस यह क्या है, इसको कितना लोग नहीं भरते, क्या है? भरा हुआ है सर। वैक्सीन भंडारण के लिए आपात योजना। अगर आपके यहाँ किसी तरह का आपात स्थिति हो जाए तो यह विवरण इसलिए भरते हैं कि वहाँ का अग्निशमन का नंबर क्या है, आपके नजदीकी कोल्ड चेन पॉइंट के कौन प्रभारी है, कौन कोल्ड चेन हेंडर है, उसका नाम और मोबाइल नंबर आपने, आपका पूरा डिटेल होता है कि अगर आपात स्थिति में आप नहीं है तो आपसे कोई भी जाए तो संपर्क। यह कहाँ चिपका होना चाहिए? एकदम मेन गेट पर, कोल्ड चेन रूम के बाहरी दरवाजे के ऐसे ऊपर में चिपका कर रखिए कि आप नहीं भी रहे तो अगर कोई गए तो आपसे भी संपर्क, आपके मोबाइल का सारा डिटेल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि भगवान न करे अभी दूसरे जिले की बात है कि कोल्ड चेन रूम बंद था, सामने शॉर्ट सर्किट हो गया, धुआं निकलने लगा, तो यह चिपकाया गया था, तो जो भी वहां गए तुरंत वहां से नंबर डाल के जिनका लगे फोन करके सूचित के लोग आए तो कुछ बचाया जा सके। तो यह इसलिए देना है, और किस चीज को देख के भरना चाहिए? थर्मामीटर। या इस पर एक ही चीज लागू है, थर्मा। कभी भी पॉइंट में नहीं लिखेंगे, 5 डिग्री है तो 5.3 नहीं लिखेंगे। किसी थर्मामीटर में आए तो कोई यंत्र बताइए जो पॉइंट में बता दे 5.3 डिग्री है, थर्मामीटर से कोई बता सकता है? 5.3 डिग्री कोई बता सकता है? साहिल जी आप बता सकते हैं? मीटर रीडिंग करते हैं सर, मीटर तो देखते हैं 5.5 है, उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, देखिए चोरी नकल अकल से होता है। आप कुछ से भरिए, पॉइंट रहेंगे, बचने का तरीका पॉइंट दीजिएगा तो डायरेक्ट फंसते हैं, फिर थर्मामीटर में पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट करना नहीं है। इसके पीछे वाला में थोड़ा बता दें कि हम लोग देखे थे ना, उसमें लिखा होता है साफ सफाई करने की तिथि नीचे रहता है, टेम्परेचर भी आप लोग लिख देते हैं, लेकिन बीच में कहाँ दिख रहा है समय टेम्परेचर चलता है? कोई व्यक्ति छाते हैं तो जगह नीचे दे रहे हैं के सामने अब एक मिनट चाहिए। अब एसएससी का नहीं पता है, सी का मतलब कोल्ड चेन, कोल्ड चेन उपकरण को सीसी कहते हैं। ई फॉर इक्विपमेंट, हिंदी बताएं। श्रृंखला के उपकरण इंग्लिश में क्या है? कोड। ये नया नेक्स्ट जनरेशन का अभी एक जिला में लगा हुआ है, दरौली में, ये भी करंट दरौदा में हम लोगों ने लगाया इसको। नेक्स्ट यह इंडिकेटर है कि सिंबल आपके लॉगर में किस तरह का सिंबल, ग्रीन देता है तो क्या स्थिति है, रेड देता है तो क्या है। नेक्स्ट अब देखिए, इसको आप लोग एक बार गौर से पढ़ लीजिए। कोल्ड चेन का कार्य, सभी वैक्सीन को उस क्रम के अनुसार रखें, सही बात है। दूसरा है कि आईएलआर के मानक तापमान पर निगरानी रखना, और आईएलआर के मानक तापमान से कम या ज्यादा होने पर सभी वैक्सीन को पूरे आईएलआर या कोल्ड बॉक्स में सुरक्षित रखना। यह काम आपको 24/7 कभी भी टेम्परेचर रीच कर सकता है। इस रजिस्टर को भी आप गौर से देखिएगा तो इसमें भी लिखा है कि वैक्सीन की गिनती प्रत्येक माह कम से कम एक बार आईएलआर में उपलब्धता के अनुसार किया जाना है। वैक्सीन की गिनती पहले स्टॉक रजिस्टर से और इंडियन स्टॉक को उक्त तारीख तक अद्यतन करना सुनिश्चित करना आप लोग। तो इसको आप लोग कितना लोग करते हैं? हाँ, अब घुटने में नहीं भरा गया था, राशन वो भरते रहते थे। अब जो है हम देखिए सारा कुछ जो हम लोग आउट करेंगे, जो आप करते हैं, आपका जो रजिस्टर करता है वही डर लगता है, डर लगता है। राखी फर्स्ट मार लेता था, वो पहले नहीं खींचेंगे, हाथ तो नहीं खींचेंगे। 2.9
टेम्परेचर कितना बता 4 टॉप टेम्परेचर बता दी सर मॉडल इवेशन को लोग बता दिए दिखेगा नहीं यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है ना वर्किंग, अंडर रिपेयर, बियॉन्ड रिपेयर, कंडेम, स्टैंड बाई और डिफ्रॉस्टिंग। ठीक है, अब जब आपका अंडर रिपेयर होता है, मान लीजिए खराब हुआ और बन सकता है, आपने साहिल जी से बात किया और उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम आगे देखते हैं, तो उस समय आपने अंडर रिपेयर में डाल दिया और जब साहिल जी उसको देख लिए और वो सही हो गया फिर उसको आप वर्किंग में डालेंगे, नहीं तो अंडर रिपेयर में रहेगा। उसके अलावा है आपका डिफ्रॉस्टिंग जो ज्यादातर यूज होता है जब आप साफ सफाई कर रहे हैं, वैक्सीन को शिफ्ट किया आपने और उसको ओपन करके जो भी फ्रॉस्ट है पिघलने दिया, उसको आपने डिफ्रॉस्ट में कर दिया। लेकिन जैसे ही वैक्सीन को फिर नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद आपने वैक्सीन को रख दिया, फिर आपको यहाँ पे इवन पे वर्किंग में टच करके करना होगा स्टेटस। ठीक है, तो ये जरूर करिएगा, नहीं तो पता चला कि 3 दिन तक डिफ्रॉस्टिंग में रहेगा। आप इसके बाद सुनिए, अभी सभी लोग देखिए सीसीएस ग्रुप में एक लिंक डाले हैं, मोबाइल अगर दिलाइए हम लोगों को नहीं है आप अपने मोबाइल नहीं देता है हम लोगों से वो लिंक सबको दीजिए और सब लोग उस पर अपना ऑनलाइन आंसर दीजिए, उस पर क्वेश्चन आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग उस चीज को सही तरीके से करेंगे और आगे से किसी भी तरह की त्रुटि नहीं पाई जाएगी। इसी आशा के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और इस 1 दिवसीय कार्यशाला को समाप्त किया जाता है।